चलो इसमें ज्यादा क्लियर देखो, इस वाले डायग्राम में ये है। ये पूरी स्क्रीन है, इसमें ये G1 फेस, ये S फेस, ये G1 फेस, ये S फेस और ये G2 फेस। G1 फेज में बीच में यहां पर होती है G0 फेज। ठीक, G0 फेज जो होता है, G0 फेज में क्या होता है, क्रिसेंट स्टेज होती है, उस पर पड़ी रहती है। जब तक क्रिसेंट स्टेज क्रॉस नहीं करेगी तब तक क्या होगा, सेल डिवाइड नहीं करेगी। तो G0 ऐसी है, या तो वो सेल डिवीजन में एंटर करेगी या एग्जिट कर जाएगी, मतलब ये एक तरह से चेक पॉइंट है। G0 क्या है, चेक पॉइंट है। यहाँ पे या तो आइदर सेल एंटर इनटू सेल डिवीजन, एंटर इनटू सेल डिवीजन, और एग्जिट सेल साइकिल, एग्जिट सेल साइकिल। ठीक है, ये G0 ऐसी स्टेज है, या तो वो क्या करेगी, एंटर हो जाएगी किसमें, सेल डिवीजन में, या फिर क्या हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगी, सेल साइकिल के बाहर निकल जाएगी। तो ये होती है G0 स्टेज। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, दिया हुआ है, इसके साथ क्वेश्चन भी आया हुआ तुम्हारे नीट में लास्ट के लास्ट ईयर। क्या करती है, एग्जिट सेल साइकिल, है ना। अब उसमें लिखा था, क्योंकि ऐसा लगता है क्यूसेंट स्टेज है तो उसी स्टेज में पड़ी रहेगी, पोज हो जाती है। कुछ बहुत से बच्चे पोज लगा के आ गए थे, सस्पेंड लगा के आ गए, सस्पेंड नहीं होती है। एग्जिट सेल साइकिल G0 फेज में या तो एंटर करेगी सेल डिवीजन वाली सेल साइकिल में, या फिर एग्जिट कर जाएगी। ठीक, चलो तो G1 का पता चल गया। G1 में क्या होता है, G1 में क्या होगा, डीएनए के रेप्लिकेशन से रिलेटेड, प्री डीएनए रेप्लिकेशन फेज है, तो उससे रिलेटेड जितने प्रोटीन है सारे के सारे यहाँ पे बन जाएगा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस फेज। ठीक है, यहाँ पे द लॉन्गेस्ट फेज विच टेक्स 12 आवर इन विसिया फावा। विसिया फावा पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, आगे जाके इसको पढ़ोगे जब जेनेटिक्स में पढ़ोगे। सबसे अधिक 12 घंटे लगते हैं, तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है तो नहीं चाहो तो मत याद रखो। ठीक, दूसरा सिंथेटिक फेज, एस फेज में बता दिया डीएनए का होगा। ठीक है, इसमें 2C से 4C हो जाएगा, क्रोमोसोम सॉरी डीएनए डबल हुआ बट क्रोमोसोम नंबर 2n to 2n ही रहेगा, ये याद रखना है। G2 में क्या होगा, अब G2 के बाद क्या आने वाली है, एम फेज। एम फेज मतलब डिवीजन की फेज। ठीक है, डिवीजन फेज आने वाली है, तो डिवीजन से रिलेटेड जितने प्रोटीन है वो सब G2 में बनेंगे। ठीक है, जितने भी हैं प्रोटीन वोटीन, जितने माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर सब प्रोटीन के बने हुए, दिस ऑल आर फॉर्म्स, सिंथेसिस किसमें होगी, G2 में होगी। ठीक, तो ये हो गई इंटरफेस खत्म। ठीक है, ये हुआ इंटरफेस के बारे में। अब अच्छा, एक है तुम्हारे एनसीईआरटी में, एक है तो वो याद रख लो, ओनियन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम, प्याज में 14 होते हैं, 14। चलो अब इंटरफेज के बाद आ जाओ एम फेज पे। इंटरफेज के बाद एम फेज आ गए। अच्छा, अभी सेल डिवीजन दो टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं, माइटोसिस, देन हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस। तो यहाँ से तुम्हारी देखो बुक में तो नहीं है, पर इसका क्वेश्चन जरूर आया हुआ है कि माइटोसिस की डिस्कवरी किसने करी है, जो किसने करी है, फ्लेमिंग ने करी है। ठीक, इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये स्टेजेस होती हैं, ये भी बता चुका हूं मैं। तो इसमें भी कुछ है नहीं, आगे चलते हैं, आगे आ जाओ सीधे प्रोफेज पे। हाँ, अब देखो सबसे पहली स्टेज क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले ये सेल थी, सेल के अंदर न्यूक्लियस था, डिफरेंट साइटोस्केलेटन बना था माइक्रोट्यूब्यूल का अलग अलग में, यहाँ पे ईआर, गोल्जी बॉडी, ये सारी चीजें थी। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, प्रोफेज में सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, सब कुछ जितने ऑर्गेनेल से सब डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाएंगे, और जो न्यूक्लियस से क्रोमेटिन फाइबर है वो बाहर आ जाएंगे, और बाकी सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो अब इसमें भी, अब तुम्हारे बुक में नहीं है, अर्ली अर्ली फेज, अर्ली प्रोफेज, अर्ली का मतलब पहले डिस्ट्रॉय होना चालू हुआ है,
मिड में थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रॉय हो चुका है, थोड़ा बचा हुआ है। लेट प्रोफेज जो फाइनल प्रोफेज होगी उसमें केवल तुम्हें क्या दिखेंगे, क्रोमोसोम। और सारे सारे ऑल ऑर्गेनेल्स क्या हो जाएंगे, डिसअपियर्स। ठीक है, सारे ऑर्गेनेल्स क्या हो जाएंगे, डिसअपियर्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि सारे ऑर्गेनेल्स ऑल इसके एंड में, एट द एंड ऑफ प्रोफेज, डू नॉट शो गोल्गी बॉडी, ई आर न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर, मतलब कुछ भी कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं दिखाई देगा। ठीक है, इसको कैसे मार्क करोगे कि प्रोफेज है कि ये मेटाफेज है, तो इसका मार्किंग का तरीका क्या है, कंडेंसेशन होगा, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, है ना। इनिशिएशन ऑफ, ये मार्किंग है कि प्रोफेज है, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, और माइटोटिक स्पिंडल फाइबर का क्या हो जाएगी, असेंबली चालू हो जाएगी, असेंबलिंग ऑफ, असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल। पहला पॉइंट इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। दूसरा, एक नया पेज ही निकाल लेते हैं, इसको सही से पेज नहीं, चलो इसको हटा देते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल, मतलब स्पिंडल फाइबर बनने लग जाएंगे, सिंपल वर्ड में बोलें तो स्पिंडल फाइबर का असेंबली चालू हो जाएगी क्रोमोसोम के साथ, क्रोमोसोम कंडेंस होना चालू होंगे और स्पिंडल फाइबर बनना चालू हो जाएंगे। ठीक है, स्पिंडल फाइबर उससे असेंबल होना चालू हो जाएंगे और सारे ऑर्गेनेल्स क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। यही है प्रोफेज, ऑलरेडी बता चुका हूँ, कुछ है नहीं इसमें। तो ये सब होगा प्रोफेज में, इजिली बता ले जाओगे, सब चीजें खत्म हो जाएंगी, कुछ भी नहीं बचेगा, ना कोई मेम्ब्रेन बचेगी ना कुछ बचेगा, सेल मेम्ब्रेन को छोड़ के कि सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर दो, है ना, कोई ऑर्गेनेल बचेगा, केवल जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है वो बाहर आ जाएंगे। फिर उसके बाद प्रोफेज के बाद सेकंड स्टेज है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या है बताया, बीच में एक प्लेट पे आ जाएंगे। ठीक है, बीच में देखो ये बीच में आ गए ना, इसको बोलते हैं इक्विटोरियल प्लेट, ये जो आया, ये बीच में एक प्लेट, प्लेट पे आगे इसको बोला इक्विटोरियल प्लेट। ठीक है, यहाँ पे बेस्ट स्टडी होती है क्रोमोसोम की, मेटाफेज में बेस्ट, मेटाफेज होता है बेस्ट फॉर क्रोमोसोम स्टडी, क्रोमोसोम की स्टडी के लिए बेस्ट स्टेज कौन सी है, मेटाफेज। ठीक, अब इसमें तुम्हें क्लियर क्यों है बेस्ट, क्योंकि माइक्रोस्कोप में क्लियर तुम्हें दिखेंगे ना, क्लियर दिखेंगे क्या, क्रोमोसोम्स क्लियरली विजिबल हो जाएंगे। सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो भी तुम्हें विजिबल होगी इस टाइप से, ये देखो यहाँ पे अगर ये देखना चाहो, ये वाला एक क्रोमोसोम ये ले लें, ये वाला इसको निकालूं तो ये इस टाइप से दिख रहा है, ये ये सिस्टर क्रोमेटिड इजिली विजिबल हो जाए तुम्हें, है ना, ये सारी चीजें हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा। इसके अब स्पिंडल फाइबर की असेंबलिंग चालू हो चुकी थी, इस साइड में ही काइनेटोकोर है, काइनेटोकोर है, इस पे इसकी साइड में इससे क्या जुड़ने लगते हैं, स्पिंडल फाइबर अटैच होने लगते हैं, अटैच हो चुके होते हैं, असेंबलिंग प्रोफेज में हो जाती है। मेटाफेज में तो क्या होता है, खींचते हैं, इसको खींच के एक लाइन पे लाते हैं। देखो मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ कैसे हो रहा है प्रोसेस। ये देखो, ये मान लो एक सेल है, सेल के अंदर ये क्रोमोसोम है, एक यहाँ पड़ा हुआ है, एक क्रोमोसोम यहाँ है, प्रोफेज में सब बिखरे होते हैं, एक इधर पड़ा है, एक इधर पड़ा हुआ है, ऐसे अलग अलग क्रोमोसोम बिखरे पड़े। तो अब होगा क्या कि स्पिंडल फाइबर की असेंबली, ये पोल्स हो गए,
पोल्स से बताया था स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, तो ये पोल्स से स्पिंडल फाइबर एक इस पोल से जुड़ा, एक स्पिंडल फाइबर इधर से जुड़ा, इसी टाइप से ये वाला भी जो है ये जुड़ा, एक जो है एक एंड इधर जुड़ा, एक एंड इधर जुड़ा, एक इधर जुड़ा हुआ। ये इस टाइप से जुड़ जाते हैं क्या स्पिंडल फाइबर। अब इनको किए जैसे होता है ना हम लोग रस्सी बांध के खींचते हैं, उस टाइप से स्पिंडल फाइबर ये जुड़ गए हैं किससे, इन क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से। काइनेटोकोर पर स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, उसके बाद ये पुलिंग की प्रोसेस करेंगे, खींचेंगे इसको, इसको अपनी तरफ खींचेंगे, इधर खींचेंगे, इधर खींचेंगे, इधर खींचेंगे, ऐसे पुल करेंगे। ठीक है, ये सब खींचेंगे कि ये बीच में आ जाए, सारे के सारे बीच में आ जाए। तो ये हुई प्रोफेज में अटैचमेंट हो गया था, फिर पुलिंग की प्रोसेस होती है, और मेटाफेज में क्या होता है, सारे के सारे एक लाइन पे आ जाते हैं, जिसको इक्विटोरियल प्लेट कहते हैं, या मेटाफेजिक प्लेट भी कहते हैं इसको। ये सारे के सारे कौन ले आए लाइन पे, ये इस टाइप से इनमें अटैचमेंट होता है। तो ये ऐसे मेटाफेज प्लेट पे ले आए। अब इसको अभी तक ये नहीं हुए, अभी मतलब अभी प्रोसेस खत्म नहीं हुई है, अभी ये और इसको पुल करेंगे, अभी इसको और खींचेंगे। ठीक है, ये फिर से इधर खींचेंगे, 50% को इधर खींचेंगे, 50% को इधर, जैसे 4 है तो 50-50% हो जाएगा। फाइनल स्टेज एनाफेज में क्या होगा, ये एनाफेज में ये जो दो हैं वो एक कोने पे चले गए, 4 और 2 इधर आ गए। समझ में आ रहा है ना, ये ऊपर से जा रहा है, ये इनने इधर खींच लिया और 2 को इसने इधर खींच लिया। अटैचमेंट रहता है आपस में, लेकिन 2 को उधर खींच लिया, 50-50% खींच लिया। ये स्टेज होती है एनाफेज में। ठीक, एक मिनट, थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड को सेपरेट करना था एनाफेज में, है ना। ये आपस में खींचते हैं, जैसे इधर देखो कैसे, ये ये एक क्रोमोसोम के बाहर निकाल के समझाता हूँ, उसके बाद एनाफेज समझ में आएगी। जैसे ये है, ये वाले क्रोमोसोम को अपन निकालते बाहर की तरफ, इस कोने पे आ जाओ, इस कोने पे आओ, ये रहा क्रोमोसोम, ये और सिस्टर क्रोमेटिड हो गए। ठीक है, ये अब इसके साइड में जुड़ा हुआ है क्या, सेंट्रोमियर के साइड में काइनेटोकोर, काइनेटोकोर से अटैच है स्पिंडल फाइबर, एक इस तरफ खींच रहा है, एक नीचे की तरफ खींच रहा है ना। यही प्रोसेस चल रही है यहाँ पे। तो जब एनाफेज होती है, ये बीच मेटाफेज में, तो आगे कहाँ पे, प्लेट में, जो मेटाफेज तुम्हें दिख रही है यहाँ पे, तो क्या आगे प्लेट में आगे। अब जब एनाफेज आती है, तो एनाफेज में क्या होगा कि ये बीच से जो सेंट्रोमियर होता है वो स्प्लिट हो जाएगा बीच से। अब एक इस तरफ से खींच रहा है, एक उस तरफ से खींच रहा है, ये बीच से क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ये बीच से टूट जाएंगे, तो ये इस टाइप से सेपरेट हो जाएंगे, है ना। एक ये तो यहाँ पे जो एक्चुअल डायग्राम बनेगा वो ऐसा डायग्राम बनेगा, 1 2 3 4। अब सिंगल सिंगल हो गए, 2 3 4। ठीक है, ये पोल्स से ये खींच के सभी को इधर ले आए, इसी टाइप से इधर वाले ने खींच के सभी को इधर ले आए, ये समझ गए। तो जो एनाफेज होता है उसमें स्प्लिटिंग होती है सेंट्रोमियर की। एनाफेज में क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, और क्रोमोसोम का क्या हो जाता है, सेंट्रोमियर सेपरेशन हो जाता है। ठीक, तो ये है
एनाफेज की प्रोसेस इस टाइप से होती है। ये मेन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम कहाँ होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेर कहाँ होता है, सिस्टर क्रोमेटिड आपस में सेपरेट हो गए तो ये कहाँ पर होता है, एनाफेज में। मेटाफेज में क्या आते हैं, बीच वाली प्लेट पे आ जाते हैं। उसके बाद और कांटेक्ट होते हैं स्पिंडल फाइबर, एक दूसरे पोल पे चले जाते हैं। ठीक है, चलो अब देखो कहाँ पहुंच गए हम लोग। मेटाफेज हो गई, देन एनाफेज। एनाफेज में ये देखो, इधर देखो, ये खींचा ना और खींचा, ये सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गए, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गए। अगर उसमें देखोगे फेज कॉन्टेक्स्ट माइक्रोस्कोप में तो ये इस टाइप से दिखते हैं। ठीक, अलग अलग शेप के तुम्हें क्रोमोसोम इसमें दिखाई देंगे, डिफरेंट शेप के, आई शेप, एल शेप जो थे ना अपन ने पढ़े थे टाइप क्रोमोसोम के, वो इसमें तुम्हें दिखाई देते हैं डिफरेंट शेप के। ठीक है, तो इसमें तुम्हें बस इतना याद रखना है, एनाफेज में सेंट्रोमेर की स्प्लिटिंग होती है, क्रोमेटिड जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो अलग हो जाते हैं और अपोजिट पोल पे मूव करते हैं, बस खत्म। उसके बाद अब सेपरेट हो गए, अब इसके बाद क्या, इसके बाद कौन सी प्रोसेस होगी, उसके बाद इधर धीरे धीरे जो क्रोमोसोम आ जाएंगे इस कोने पर, इधर बन जाएगी न्यूक्लियर एनवेलप टीलोफेज में, और सारे ऑर्गेनेल बनना चालू हो जाएंगे, धीरे धीरे अपीयर होना चालू हो जाएंगे टीलोफेज में। और फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस, एनाफेज, एनाफेज के बाद टीलोफेज। टीलोफेज में वापस से ये न्यूक्लियस फॉर्म हो चुका है, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल बन गए हैं और यहाँ से ये कांटेक्ट होने लग गया है, तो ये हो गया टीलोफेज में। टीलोफेज में क्या क्या होगा, टीलोफेज में न्यूक्लियस एनवेलप फिर से बनेगा, क्रोमोसोम जो है अपोजिट एंड पे वो उसके चारों तरफ न्यूक्लियस एनवेलप बन जाएगा, न्यूक्लियोलस बन जाएगी, गोल्गी बॉडी, ईआर, सारी जो सेल ऑर्गेन डिसअपियर होते हैं टीलोफेज में वापस से फिर से बन जाएंगे। और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। मतलब अभी तो जैसे ये थी ना सेल, इस टाइप से सेल थी, तो इधर कोने पे इधर आ गए, इधर आ गए दो। अब इस साइटोकाइनेसिस, अब देखो साइटोकाइनेसिस प्लांट और एनिमल में अलग अलग टाइप से होती है। जो प्लांट होते हैं, प्लांट में क्या पाई जाती है, सेल वॉल, प्लांट में मिलती ना सेल वॉल, ये ठीक है, प्लांट में मिलती है क्या, सेल वॉल। तो सेल वॉल मिलने के कारण ये अंदर की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि सेल वॉल क्या करती है, रिजिड स्ट्रक्चर देती है। तो जो इसमें फॉर्मेशन होगा वो बीच से स्टार्ट होता है, फ्रेगमोप्लास्ट, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट, तो मिड में स्टार्ट होते हैं फ्रेगमोप्लास्ट, फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। तो जो प्लांट में ग्रोथ होती है वो इनर टू आउटर होती है, इनर टू आउटर। ये धीरे धीरे सेल प्लेट बनेगी और ये इस टाइप से साइटोकाइनेसिस होती है। फिर ये कंप्लीट हो गई और सेल डिवाइड हो गई। तो इनर से आउटर होगी किसमें, प्लांट में, इनर से आउटर किसमें होगी, प्लांट में, याद रखना। और एनिमल्स में क्या होगा, एनिमल्स में सेल वॉल तो है नहीं, तो एनिमल्स में जैसे ये एक सेल है, इधर न्यूक्लियस बन गया, इधर न्यूक्लियस बन गया, ये बीच से क्या होगी, कॉन्स्ट्रिक्ट, है ना, बीच से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी ये इस टाइप से, और देन सेपरेट हो जाएगी दो पार्ट में, जैसे बाइनरी फिजन होता है। तो इसमें कैसा साइटोकाइनेसिस हुई, साइटोकाइनेसिस ये जो लिखा है साइटोकाइनेसिस सेल का डिवीजन, इसमें कैसी हुई, आउटर टू इनर। ठीक है, साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाती है एनाफेज से, एनाफेज जैसे खत्म होती है उसके बाद स्टार्ट होती है, और टीलोफेज में जब ऑर्गेनेल बनते हैं तब तक क्या हो जाता है, सारी सारी साइटोकाइनेसिस भी कंप्लीट हो जाती है। कौन सी प्रोसेस, मतलब साथ चलने वाली प्रोसेस है, टीलोफेज के साथ साथ साइटोकाइनेसिस स्टार्ट रहती है ना, और सेल डिवाइड हो जाती है, और एक सेल से दो सेल बनते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सेल डिवीजन। अच्छा एक चीज और, एस फेज में क्या बताया था, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेट होगा, डबल होगा, है ना। जब डीएनए डबल हो रहा होता है, जैसे ये सेल है,
न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है, डीएनए डबल। एनिमल सेल की बात कर रहा हूँ, प्लांट सेल में भी सेम प्रोसेस होती है, पर एनिमल सेल में एक चीज एक्स्ट्रा पाई जाती है, वो है सेंट्रियोल। प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं मिलते, तो यहाँ सेंट्रियोल के बारे में बताया था। सेंट्रियोल अपन ने पढ़ा था, जैसे सेंट्रोसोम आपस में दो 90 डिग्री पे थे, कार्ड वेल स्ट्रक्चर था, ट्रिपलेट पाए जा रहे थे, ठीक है। तो वही चीज है। तो जो सेंट्रियोल होते हैं, जब डीएनए एस फेज में डबल हो रहा होता है, उसी समय यहाँ पे सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है। वहां पे जो सेंट्रियोल है ना, ये भी क्या होते हैं, डबल होते हैं। जब एस फेज में डीएनए न्यूक्लियस के अंदर डबल होगा और सेंट्रियोल साइटोप्लाज्म में डबल होंगे। जब प्रोफेज आएगा तो ये सेंट्रियोल, दूसरा सेंट्रियोल मूव करके अपोजिट पोल पे चला जाएगा, सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे प्रोफेज में चला जाता है, ठीक है। फिर इन्हीं सेंट्रियोल से क्या निकलते थे, स्पिंडल फाइबर, ठीक है। ऐसे तो ये चीज भी याद रखनी है कि सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन कहाँ होता है। अभी देखिए क्वेश्चन पूछा नहीं है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो पूछ सकते हैं आगे। चलो, ये हो गई, समझ में आ गया। ये जो हमने प्रोसेस पढ़ी, ये कौन सी थी, माइटोसिस थी, ठीक है। ये जो प्रोसेस पढ़ी माइटोसिस, एक सेल से दो सेल में डिवाइड हो जाना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम क्यों रह जाते हैं, क्योंकि बीच में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, ये है ना, ये क्रोमोसोम होता है, 2n है, फिर धीरे से इसका डुप्लीकेशन होता है एस फेज में, तो ये इस टाइप से सिस्टर क्रोमेटिड बनते हैं, ये इस टाइप से, ठीक है। तो ये अभी भी 2n ही रहते नंबर, बट अंदर 2c से 4c हो जाता है। फिर इसी का ये जो बना है, ये एनाफेज में इसमें स्प्लिटिंग हो जाती है, तो ये सिस्टर क्रोमेटिड सेम हो गए। तो अभी भी इसके नंबर क्या है, 2n है, और क्रोमोसोम अब यहाँ पे 4c था, यहाँ पे फिर से 2c हो गया, कहाँ पे, एनाफेज में 2c सेपरेट हो गया ना। नहीं समझ में आया तो बता देना, कहीं पता चला हाँ हाँ कर रहे हो, ऊपर से जा रहा है सब। चलो, तो ये हो गया माइटोसिस। अब पढ़ते हैं मियोसिस में। सेम प्रोसेस है, बस कुछ है कि उसमें स्टेजेस ज्यादा हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है उसमें। तो आ जाओ मियोसिस, कहाँ गए मियोसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस देखना है, देख लो सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस। अच्छा, टर्म कॉइन किया तो बता दिया। ये रिपेयर में हेल्प करता है ना, रिपेयरिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। कौन, माइटोसिस। जितनी भी तुम्हारी सेल रिपेयर होती है, सेल ग्रोथ होती है, सब किससे होती है, माइटोसिस होती है। जो नॉर्मल जो भी चीजें होंगी सब कहाँ पर होगी, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, जो एक सिंगल जाइगोट होता है उसमें मल्टीपल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस से होते हैं। नॉर्मल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। डेफिनेट शेप देता है स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को, लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गन लाइक रूट, लीफ, स्टेम, ब्रांचेस। इट आल्सो फॉर रिपेयरिंग एंड डैमेजिंग पार्ट, सब काम ये रिप्लेसमेंट करता है, ओल्ड को, नई सेल्स, डेड पुरानी सेल्स को हटा के नई सेल्स को लाता है, ठीक है। एसेक्सुअल और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करता है, जैसे शुगर केन बनाना में। यूजफुल इन मेंटेनिंग प्योरिटी ऑफ टाइप्स, लीड टू प्रोडक्शन ऑफ डॉ, मतलब सेम टाइप प्योरिटी बना के रखता है, मिक्सिंग नहीं करता है ना। माइटोसिस में मिक्सिंग नहीं है। कभी तुमने मिक्सिंग देखी, जो थी उसकी कॉपी बना दी, जैसे थे वैसे के वैसे सेम टू सेम क्लोन बना दिए, ठीक है। तो इसके अंदर नाइस एग्रीगेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, नए कॉम्बिनेशन नहीं बनते माइटोसिस में, ठीक है, नए कॉम्बिनेशन नहीं बनते। ये माइटोसिस हो गया, ये सब छोड़ो। मियोसिस आ गया, तो जेबी फॉर्मर ने कॉइन किया था, इसको भी ना, ये इसकी पढ़ेंगे अपन, स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। मियोसिस होता किस में, पहली चीज ये देख लें, मियोसिस होता है किसमें, जर्म सेल में। जर्म सेल मतलब जो क्या बनाए, जो बनाए गेमीट, है ना। जैसे प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर एग और पोलन ग्रेन्स है ना। पोलन ग्रेन के अंदर मेल गेमिट बनते हैं, मेल गेमिट लिख देते हैं। उसी टाइप से एनिमल्स की बात करें तो स्पर्म और ओवम, तो स्पर्म और ओवम या एग और
मेल गेमिट, मतलब गेमिट बनते समय क्या होती है, मियोसिस होती है। ठीक है, जर्म सेल्स में। कुछ प्लांट्स में जाइगोट में मियोसिस होती है, जैसे कि जाइगोट के अंदर मियोसिस पड़ी थी ना, जाइगोटिक मियोसिस फंजाई में, एल्गी में, लाइकेन में। तो इनमें क्या होता है, जाइगोटिक मियोसिस होती है। अब मियोसिस में होता क्या है ना, मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, 2n से n हो जाता है। ठीक है, माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते थे, एक पहली चीज। दूसरी चीज होती है, माइटोसिस में एक से कितनी सेल बन रही थी, 2। यहाँ पे 1 से 4 सेल बनती हैं। ठीक है, माइटोसिस में 1 से 2 बन रही थी, हमने देखा, यहाँ पे 1 से 4 बनेगी। ठीक, ये मियोसिस का है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन होता है, फिर से नए कॉम्बिनेशन बनते हैं कुछ, क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर, ये चीजें होती है, मिक्सिंग होती है। सिंपल सा वर्ड में बोलूं तो क्या होती है, मिक्सिंग। दो क्रोमोसोम आपस में मिक्स होकर नए कैरेक्टर बनाते हैं। माइटोसिस में क्या होती है, कॉपी होती है। माइटोसिस में अभी हमने देखा जस्ट कॉपी हुई, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे मिक्सिंग होगी। ठीक, तो ये चीजें अपने दिमाग में बिठा लो कि हमें ये चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी है इसमें। उसके अलावा बाकी सारी चीजें, बंटवारा तो वही करना है उसी तरीके से, तो बंटवारा उसी तरीके से होगा। ठीक, अब मियोसिस जो होती है वो 2 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। ठीक, माइटोसिस केवल एक स्टेज में कंप्लीट हो रही थी, सिंपल सी थी। इसमें 2 स्टेज होंगी, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ठीक, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 ये दोनों को मिला के एक कंप्लीट साइकिल मियोसिस की होगी। अब मियोसिस 1 में वही नाम वही है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मियोसिस 2 में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और सेम प्रोसेस होनी है, प्रोसेस भी डिफरेंट नहीं है। मियोसिस सेकंड तो पूरी की पूरी सिमिलर है माइटोसिस के, ये भी याद रखना, पूछ लेते हैं कौन सी, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 ये अलग अलग नहीं है, है ना। कभी कभी तुम सोचते हो मियोसिस 1 अलग है, मियोसिस 2। एक मियोसिस में मियोसिस 1 प्लस मियोसिस 2 दोनों होते हैं, है ना। यहां से स्टार्ट होगी मियोसिस 1 से, मियोसिस 2 पर एंड होगी। मियोसिस मियोसिस 2 स्टेज में कंप्लीट होती है, 2 स्टेज है मियोसिस की। तो जो मियोसिस 2 है वो सिमिलर होती है माइटोसिस की। ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, अब हमको जो पढ़नी है एस्टा, प्रोफेज हम पढ़ चुके, मेटाफेज पढ़ चुके, एनाफेज पढ़ चुके, टीलोफेज। इसमें जो 5 हैं ये चीजें नहीं पढ़नी है। ठीक है, इसके पहले इंटरकाइनेसिस वो इंटरफेज होगी, उसमें भी सेम S1 G1 S G2 सब सेम रहेगा। अब बस जो मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 है, इसके अंदर ये 5 स्टेजेस तुमको नहीं पढ़नी है। ठीक, बस इसके अलावा बाकी ऑल थिंग्स आर सेम। जो डिफरेंट होगा मैं बता देता हूँ, बता दूंगा। ठीक है, तो चलो, इसके लिए सबसे जरूरी क्या, माइटोसिस अच्छे समझ में आ जाए। कुछ नहीं था, प्रोफेज में सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो गई थी, है ना। एक बार रिमाइंड कर लो, प्रोफेज में सारी चीजें डिस्ट्रॉय होगी, सारे ऑर्गन डिस्ट्रॉय हो गए थे, क्रोमोसोम बाहर आ गए थे, उस समय स्पिंडल फाइबर जुड़ने लगे थे। मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर उसको खींच के इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट पे ले आए। एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गए, सेंट्रोमर की स्प्लिटिंग हो गई। टीलोफेज के साथ साथ साइटोकाइनेसिस भी चलती है। टीलोफेज में क्या हुआ, न्यूक्लियर एनवेलप बन गया, सेल ऑर्गेनेल बनने लगे, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्गी बॉडी बनने लग गए, और सेल डिवाइड हुई। अब साइटोकाइनेसिस में एनिमल सेल में आउटर टू इनर, और प्लांट सेल में इनर टू आउटर, फिनिश। ठीक, तो ये हमने माइटोसिस का। अब मियोसिस में भी सेम। अब प्रोफेज में आ जाओ। अब अपने को केवल इसमें डिटेल में जो पढ़ना है प्रोफेज 1। तो प्रोफेज 1 के बारे में देखो, अब इसमें से इनके मतलब समझते जाओ, बहुत इजी है, कुछ नहीं है ना। प्रोफेज 1 वही प्रोसेस वही है, बस इसमें एक चीज करना है ना, रिकॉम्बिनेशन करना है, क्रॉसिंग ओवर करना है। तो वही चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले तो सेम चीज होगी, जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमेटिन फाइबर जो भरे भरे हुए हैं, ये क्या होंगे, न्यूक्लियर एनवेलप डिस्ट्रॉय होगा, ईआर, गोल्गी बॉडी सब डिस्ट्रॉय होंगे। फर्स्ट प्रोसेस तो वही रहेगी, तो ये बाहर आ जाएंगे। कैसे दिखेंगे ये, धागे के फॉर्म में, ऐसे लिख रहे हैं जैसे बहुत सारे धागे, थ्रेड लाइक। ठीक है, लेप्टो का मतलब ही क्या होता है, थ्रेड। लेप्टो का मतलब होता है थ्रेड। ठीक है, तो लेप्टोटीन में क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। लेप्टोटीन में क्या होगा, थ्रेड लाइक क्रोमेटिन फाइबर दिखेंगे, थ्रेड लाइक क्रोमेटिन फाइबर दिखेंगे।
उसके बाद सेकेंड में आ जाओ, जाइगो। जाइगो का मतलब बहुत बार बता चुका हूं, पेयर। जाइगो मतलब पेयर, कितनी बार बता चुका, जाइगो मतलब पेयर होता है। तो जाइगोटीन में क्या होगी, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम। जाइगोटीन में होगा पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम। किस क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम। जैसे स्पर्म आए मम्मी से, या सॉरी स्पर्म आए पापा से, 23 क्रोमोसोम है। ह्यूमन की बात करें, ओवम है मम्मी का, 23 क्रोमोसोम है। अब ये 23 क्रोमोसोम जो है ये आपस में क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, है ना, आपस में से, जैसे स्पर्म से आया हुआ और ओवम से आया हुआ आपस में पेयर बना लेंगे। क्या कर लेंगे, पेयरिंग। तो इसको बोलते हैं जाइगोटिंग। बहुत सिंपल सा कॉम्प्लेक्स आता है कि पेयरिंग कहाँ पर होती है। और ये क्रोमोसोम ऐसा नहीं कोई सा भी क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम का जैसे 1 से 23 है ना, तो इनको हर एक का नंबर है। सबसे बड़े वाले को पहला बोलते हैं, फिर उससे छोटे को दूसरा। तो पहला वाला नंबर का पहले वाले नंबर के साथ ही पेयरिंग करेगा, ऐसा नहीं किसी के साथ भी कर ले, पहला वाला नंबर पहले वाले के साथ ही करेगा। तो इसको बोलते हैं होमोलोगस, एक जैसे है ना। तो होमोलोगस पेयरिंग किसकी होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम की। होमो मतलब सेम, होमोलोगस क्रोमोसोम, एक ही लोगस पे, एक ही लोकाई पे स्थित क्रोमोसोम की क्या हो जाती है, पेयरिंग होती है। तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक, अब पेयरिंग करना है तो ऐसा तो नहीं यहाँ पे कोई गोंद लगा हुआ है जो चिपक चिपक जाएगा ना। दो लोगों को क्या करना है, आपस में बांधना है ना। तो इनको बांधने, जैसे मान लो जैसे शादी होती है, शादी में जो कैसे होते हैं, गांठ बांध देते हैं ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि एक सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। सिनेप्स पढ़ाया है ना मैंने, सिनेप्स। सिनेप्स क्या होता है, जंक्शन। सिनेप्स का मतलब क्या बताया था, जंक्शन। सिनेप्स मतलब जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर सिनेप्स, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो था। ठीक है, तो ये सिनेप्स दोनों को आपस में बांध दिया किसी से, इसको बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे, इट इज नॉन एज सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो अब ये सिंपल से क्वेश्चन है कि पेयरिंग कहाँ होती है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ बनते हैं। कुछ नहीं, आंख मूंद के पता है तुम्हें, जाइगो का मतलब पता होना चाहिए कि जाइगो का मतलब पेयर होता है। तो पेयरिंग कहाँ होगी, जाइगोटीन में होगी। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ बनेंगे, जाइगोटीन में बनेंगे। खत्म। तो लेप्टोटीन में बाहर आ गए, जाइगोटीन में जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे उनकी पेयरिंग हो गई, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक, यहां तक आया समझ में। अब पेकाइटिन पे आ जाओ। पेकाइटिन का मतलब होता है टफ, मतलब एक नोड्यूल। पेकाई मतलब टफ नोड्यूल टाइप का समझ लो। तो पेकाई में क्या होगा कि अभी तो क्या हुई है, पेयरिंग। अच्छा, जाइगोटीन में एक चीज और कि अभी दो क्रोमोसोम आपस में एक साथ जुड़ जाते हैं ना जाइगोटीन में। ये एक क्रोमोसोम था, जैसे ये जाइगोटीन में ये दो क्रोमोसोम आपस में पास पास आ गए, फिर यहाँ पे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन गया। तो अब ये दोनों एक दो क्रोमोसोम आ गए, इसको बोलते हैं बाईवेलेंट स्टेज। जाइगोटीन में ही भाई पूछते बाईवेलेंट कहाँ बनेगा, बाईवेलेंट स्टेज। या इसी को बोलते हैं, देखो टोटल आर्म्स कितनी, 1 2 3 4, तो टेट्राड कंडीशन। ठीक है, बाईवेलेंट और टेट्राड कंडीशन दोनों सेम है, जाइगोटीन में मिलेगी। फिर पेकाइटिन में क्या होगा, ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है ना, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, वहां पे एक नोड्यूल फॉर्म हो जाएगा। इसको फिर से बना देता हूँ, ये यहाँ पे एक नोड्यूल, टफ नोड्यूल मतलब एक उभरा हुआ ऐसे नोड्यूल, मतलब क्या होता है, गांठ, स्ट्रॉन्ग गांठ। यहाँ पे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनाते एक दूसरे को, क्या किया था, एक दूसरे को बांध दिया था, सिनेप्स जंक्शन बन गया था एक दूसरे का। यहाँ पे क्या होगा, ये एक दूसरे से अटैच हो गए बिल्कुल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नोड्यूल बन जाएगा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। कहाँ फॉर्म होता है, पेकाइटिन में, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहाँ फॉर्म होगा, पेकाइटिन में। याद रखना कहाँ फॉर्म होगा, पेकाइटिन में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म होगा। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म होगा और एक एंजाइम काम करेगा, रिकॉम्बिनेज। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन कराएगा। कौन सा एंजाइम, रिकॉम्बिनेशन। यहाँ पे एक्सचेंज होता है,
इसका कुछ पार्ट, इस क्रोमोसोम का कुछ पार्ट इधर चला जाएगा, इस क्रोमोसोम का कुछ पार्ट इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये होता है नए कॉम्बिनेशन। एंजाइम होता है रिकॉम्बिनेज। एक मिनट यहाँ रिकॉम्बिनेज, वही है रिकॉम्बिनेशन करवाने वाला एंजाइम रिकॉम्बिनेज। ठीक है, सिंपल। तो ये सारी चीजें कहाँ मिलेंगी तुम्हें? पेकाइटिन में। पेकाइटिन मतलब टफ, तो टफ मतलब नोड्यूल, टफ नोड्यूल, तो नोड्यूल कहाँ बनेगा? पेकाइटिन में। फिर यहाँ हो गया क्रॉसिंग ओवर। ये क्रॉसिंग ओवर कहाँ पर होगा? यहीं पर, है ना। यही चीज क्या कहलाती है? क्रॉसिंग ओवर। रिकॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है? क्रॉसिंग ओवर। तो यहीं पर होगा क्रॉसिंग ओवर। पूछते क्रॉसिंग ओवर कहाँ होगा? यहीं पर होगा। ठीक है, पेकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर्स होगा नॉन सिस्टर के बीच में, है ना। सिस्टर के बीच में नहीं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। याद रखना, क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है, क्रोमेटिड के बीच में, है ना। क्रॉसिंग ओवर का मतलब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, तो यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा। ये हो गया पेकाइटिन में। होने के बाद अब क्या होगा? इसको डिजोल्व कर दिया जाएगा। हो गया काम खत्म। यही था, रिकॉम्बिनेशन ही करना था मियोसिस में। ये हो गया रिकॉम्बिनेशन। अब इस रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल को क्या कर दो? डिजोल्व कर दो। तो अगली स्टेज डिप्लोटीन में क्या हो गया? डिप्लोटीन में डिजोल्व कर दिया। किसको डिजोल्व कर दिया? डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ सिनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स। नाम ही क्या है? डिप्लो, है ना। डिप्लोमेटिक हो गए, मतलब अलग अलग होने वाले हैं। तो ये स्टेज चालू हो गई डिप्लोमेटिक में, दो बातें करने लग गए हो अब तो वो वही स्टेज है यहाँ डिप्लोमेटिक। अब अलग होने की प्रोसेस चालू हो गई है। ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हो गया है डिजोल्व। ठीक है, ये यहाँ से सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ फिर से बना देता हूँ इधर। यहाँ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिजोल्व हो गया है और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो गया। थोड़ा सा मटेरियल इसका इसके पास आ गया और थोड़ा सा उसका इसके पास आ गया। ठीक, इससे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन गया। और डाया, तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जब बना तो ये एक्चुअली में क्रॉसिंग ओवर जब होता है, मैं डायग्राम में देखो बना रहा हूँ। ये एक्चुअली में जो होता है ना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो एस फेज में डबल हो ही गए। ये मैं दिखाने के लिए ऐसा बना रहा था। एक्चुअली जो होता है ये इस टाइप से होता है ये, और दूसरा वाला अलग कलर से बना देते हैं। ठीक, तो अब पहले क्या था कि इसके ऊपर यहाँ पे एक नोड्यूल सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना हुआ था ये। ठीक है, तो कुछ विजिबल नहीं था। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुआ था। ये वाली स्टेज कौन सी थी? पेकाइटिन। अब क्या हुआ? इसको डिजोल्व कर दिया। इसको डिजोल्व कर दिया तो ये कैसे दिख रहे हैं आपस में? अब दिखने लग गए। कैसे दिख रहे हैं? ये एक्स शेप, है ना। डिप्लोटीन में डिसोल्व डिसोल्व हो गया तो एक्स शेप दिखने लग गए ना। तो एक्स शेप के क्या दिखते हैं? कियाजमाटा। क्वेश्चन आता है कियाजमाटा कहाँ दिखते हैं? तो कहाँ दिखते हैं? डिप्लोटीन में। और तो फाइनल प्रोसेस है डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में क्या हो जाते हैं? ये सेपरेट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, है ना। एंड ऑफ किएजमेटा। अब एक दूसरे से दूर आ जाएंगे तो एंड ऑफ किएजमेटा, एंड ऑफ किएजमेटा। एक्स शेप का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? अभी एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे तो ये स्ट्रक्चर रहेगा क्या? नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। तो एंड ऑफ किएजमेटा। इसमें डाया काइनेसिस। काइनेसिस मतलब क्या होता है? जैसे साइटोकाइनेसिस, काइनेसिस मतलब सेपरेट होना, डाया मतलब अलग अलग, डिप्लोटीन मतलब डिप्लोटीन बातें डिप्लो बातें करने लग गए हैं, अलग होने की प्रोसेस स्टार्ट हुई है। डाया काइनेसिस में पूरी तरह से